हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर। विषय आपका है हिंदी, जिसमें से दो सत्र 2023-24 का आपका ये मॉडल पेपर है। यानी कि 2024 का आपका पेपर किस आधार पर होगा, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ये पेपर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 का बोर्ड परीक्षा एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग इसमें से 70 टच कर सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो शुरू से लेकर के देखिए, आप लोगों को समय दिया जाएगा। आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा और पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबर का। आप लोगों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें से आप लोगों का क्वेश्चन जो पहला रहेगा कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। आ में जो होगा, खंड आ में होगा MCQ होगा, जिसका आंसर हमें ओमार शीट में भरना होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है कि हम जो ओमार शीट भरना होगा वो बॉल पॉइंट या नीले अथवा बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा और गोले को पूर्ण रूपे तरीके से काला करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मतलब ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से पेन से सही गोले को पूर्ण रूपेण से भरें। ठीक, ये हमारा हो गया। फिर अगला जो लिखा जाएगा, खंड बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक एक नंबर दिया जाएगा। ठीक, यानी कि 20 क्वेश्चन आपका, 20 आंसर आप लोगों का, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आप लोगों का ओमार शीट में भरना होगा। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ओमार शीट पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये आप लोग को निर्देश दिया गया है इसमें। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, चलिए बिना देरी किए हो शुरू करते हैं हम। तो देखिए, खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इस पेपर का, इस मॉडल पेपर का हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, आप लोग स्पष्ट तरीके से इस वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप लोग हिंदी में 70 नंबर टच कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न में। प्रश्न पहला जो है, देखिए क्या है, इसका 20 वो पूर्णांक रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न का। इसमें पहला क्वेश्चन कहा है, पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। यानी कि बताना है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक। हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है भारतेंद्र युग, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है शुक्ल युग और डी ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि शुक्ल युग के बाबू गुलाब राय वो हैं, युग के लेखक हैं। ठीक, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। सी वाले पर गोला हम भर देंगे। ठीक, इस प्रकार से ऐसे सी लिखा रहेगा और इसी को इसे पूर्ण रूपे तरीके से ब्लैक पेन से आप लोगों को गोला भर देना है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को सी पर के ऐसे टिक कर देना है। ठीक, गोला भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है। एक नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि ए है निबंध, बी है कविता और सी है नाटक और डी है कहानी। यानी कि जो चिंतामणि है किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए, ये किसकी रचना है, ये भी पूछ सकता है, चिंतामणि किस कवि की रचना है। तो देखिए क्या बता दीजिए, किस लेखक की रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर कंप्लीट होगा, एक नंबर बाहर से ही आप लोग को बता दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, गबन किसकी रचना है। यानी कि गबन किसकी रचना है, ये बताना है हमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, यानी कि सुमंत निराला जी, हरि सिंह प्रेमी जी, श्री कृष्ण प्रेमी जी, हरि कृष्ण प्रेमी जी। हमारा इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर ये हमारा एक नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन हमारा क्या है, 1936 से 1943 तक ईस्वी तक।
और बी वाला है हमारा ऑप्शन की 1919 से 1938 ईस्वी तक, और सी वाला है 1900 से 1918 ईस्वी तक, और डी वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन का बी वाला हमारा राइट होगा कि 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ये भी हमारा एक नंबर कंप्लीट होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन हमारा 5 वाला पूछा है, प्रश्न हमारा 5 है, जो कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यानी कि बताना है हमें ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन हमारा क्या है, जीवनी है, ए वाला क्या है, जीवनी है, और बी वाला क्या है, आत्मकथा है, और सी वाला क्या है, साक्षात्कार या भेंट वार्ता है, और डी वाला क्या है, रेखा चित्र है। तो देखिए ये पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, आत्मकथा है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना। देखिए ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। ये हमारा यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हुआ, एक ऑर्डर से कंप्लीट हुआ, एक हमारा इसमें से मॉडल पेपर में था। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास की किस युग की रचना है, यानी कि जो प्रिय प्रवास है ये किस युग की रचना है। चलिए इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन पहला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि पहला दिया गया है कि द्विवेदी युग की रचना है क्या, और फिर क्या है, भारतेंद्र युग की रचना है, फिर अगला है प्रगति युग की रचना है, फिर ये छायावादी युग की रचना, यानी कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, रचना है, सॉरी लिखना नहीं, रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। इसके लेखक कौन है प्रिय प्रवास के, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। ये हमारा 2 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मधुशाला किसकी रचना है, यह बताना है। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर, बी वाला हरियोध, और सी वाला ऑप्शन हमारा है हरिवंश राय बच्चन, और डी वाला जो है सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो रचना है हरिवंश राय बच्चन जी का है, यानी कि केबीसी के पिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन बनेगा करोड़पति। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न 8 है कि भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन हमारा क्या है, सियाराम शरण गुप्त जी हैं क्या, बी वाला है मैथिली शरण गुप्त जी हैं क्या, फिर सी वाला है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, डी वाला हमारा महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, बी ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न 9 वाला हमारा क्या है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल कब से कब माना जाता है, तो सन 1918 ईस्वी से लेकर के अब तक, यानी कि 1843 से अब तक, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को बता दें प्रश्न 10वां क्या है, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम यानी कि मतीराम भूषण ये सब किस युग के कवि हैं, डी यानी कि रीत काल के कवि हैं। ठीक, हमारा ए वाला हमारा राइट, वो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रीत काल के कवि हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 11 प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। देखिए हास्य रस का अस्थायी भाव ऑप्शन हमारा है शोक, रति, हास्य, निर्वेद। तो हास्य रस का देखिए हास्य का मतलब क्या होता है, हंसी होता है, क्या होता है, हंसी होता है। ठीक, हास्य का मतलब क्या होता है, हंसी होता है। तो हास्य का अस्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होगा, लेकिन करुण रस का अस्थायी भाव नहीं पूछा है सिंह। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा सी होगा। ठीक, इस प्रकार से ये वाला होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 12 प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मानो नील मणिसेल पर अतप परियो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन को देख, फिर प्रश्न 13 हमारा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखिए रोला छंद की बात कर रहा है, यानी कि 13 प्रश्न का ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, यानी कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 चरण होते हैं, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 14 है कि आकर्ष शब्द में किस
उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी कि आकर्ष में किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो बड़ा आ का प्रयोग किया गया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 15 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यानी कि क्या पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, और फिर प्रश्न हमारा 16 क्या है कि पीताम्बर में कौन सा समास है, यानी कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन हमारा क्या है, कर्मधारय समास है, दूसरा है द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए ये पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है, अश्रु होता है। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए आंसू का मतलब तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है, तो इस कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता, यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता है कि। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि तभ्य शब्द में एक में वचन एवं विभक्त है, यानी कि तभ्य शब्द में वचन एवं विभक्त क्या है, तो वचन एवं विभक्त आप लोग याद कर लीजिएगा ये वाला। तो आप लोगों को 19% का सही आंसर जो होगा, देखिए ये पूछा जाता है वैसे रामा रामो रामा रामा का पूछा जाता है, तो इसका जो बता देते हैं, इसका जो सही आंसर होगा चतुर्थी विभक्त बहुवचन है, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। 20% का हमारा 20वां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रोनाउन की बात कर रहा है। प्रोनाउन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन क्या है, मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रोनाउन की बात आ जाएगी तो उसको बता देंगे कि ही सी डैट इट, ही सी डैट इट, ये सब जो आते हैं, दिस डैट, ये सब आते हैं, ये प्रोनाउन में आते हैं। तो इसमें देखिए मैन है या ये यानी कि नाउन है, बचपन ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं है, तो यानी कि देखिए ही जो होगा ये प्रोनाउन है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ही होगा। कैसे, इसमें ही भी, ही अगर पुरुष के लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए हो रहा तो ही का प्रयोग करेंगे, और फीमेल के लिए हो रहा तो सी का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसीलिए ये वह जो होगा ये प्रोनाउन होगा। इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को 20 क्वेश्चन का 20 आंसर यहाँ पर बता दिए हैं और समझा दिए हैं। तो आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट करा दिए हैं, और वर्णनात्मक प्रश्न में जितने भी प्रश्न है सभी का आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को दिखा देंगे। आप लोग को इस वीडियो में उसका आंसर बताएंगे। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें 50 नंबर हमारे इसमें मिलेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए, पहला देख लेते हैं। पहला देखिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें से 3 गुणे 2 यानी कि 3 प्रश्न रहेगा, और आपका 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 6 नंबर यहाँ से आएगा। ठीक, आप लोग को यहाँ पर ट्रिक भी आगे बताएंगे। देखिए पहले देख लेते हैं आप लोग को कि क्या गद्यांश में पढ़ना है। देखिए क्या है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों की ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये बात सत्य है। फिर आगे क्या है, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, और धीर उत्साही का। और फिर आगे क्या है कि उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता रहा। तो ये हमारा गद्यांश है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा, ब्रैकेट में मित्रता लिखा है, यानी कि ये जाहिर सी बात होगी कहाँ से ये लिया गया है, मित्रता से। मित्रता कितना चैप्टर है, एक चैप्टर है। ठीक, देखिए प्रश्न इसमें क्या पूछे हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न पहला पूछा, देखिए प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखिए। यहाँ पर देखिए संदर्भ भी पूछ लिया है, तो संदर्भ पहले बताते हैं, फिर आगे आप लोगों को समझाते हैं। देखिए संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। देखिए अभी नहीं होता। देखिए इसमें से आप लोगों को एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि इस गद्यांश में, उपयुक्त गद्यांश में शीर्षक एवं
पाठ का नाम लिखिए, यानी कि शीर्षक एवं पाठ का नाम लिखिए या शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ठीक, इस प्रकार से। तो शीर्षक की बात जब आएगी, देखिए तो शीर्षक जो हो जाएगा हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएगा, पाठ का नाम क्या है, मित्रता। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। कवि और पाठ का नाम पूछ सकता है, तो कवि कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पाठ क्या है, मित्रता है। तो इस प्रकार से संदर्भ में 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो गद्यांश हमारा है, ऊपर देख लेते हैं, इतना रेखांकित अंश की व्याख्या हमें करना है। तो ये बता देते हैं आप लोगों को, रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें करना है, तो ये वाला हेडिंग डाल दीजिएगा इतना, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इसके आगे क्या लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या में, कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है, यानी कि यह बात सत्य नहीं है। ठीक, विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों को ही परस्पर मित्रता हो सकती है, और यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं, इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नता व्यक्ति की और तरफ आकर्षित होता है। ये हमारा रेखांकित अंश लिख करके कंप्लीट होता है। और फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, क्यों, क्या कारण है बताइए लेखक के अनुसार। तो देखिए लिख दीजिएगा इसका उत्तर, कि थर्ड है ना, इसका उत्तर लिख दीजिएगा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास में प्रसिद्ध है। ये हमारा हो गया उदाहरण के साथ इसका आंसर। ये हमारा गद्यांश होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, ये गद्यांश क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है, वैसे तो बता दिए हैं हम, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है, अथवा करके दिया जाएगा, 2024 के परीक्षाओं में भी दिया जाएगा आप लोगों को। देखिए अथवा करके दिया जाएगा, इसको गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। देखिए यानी कि हे भगवान, तब के लिए नहीं, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा विरोध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचेगा, यानी कि ना बचेगा, ना बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो देखिए ये कहाँ से है, देखिए ये कहाँ, मतलब ये कहाँ से है, तो ये जो है ममता से है, यानी कि ममता चैप्टर से ये आप लोगों का लिया गया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश के गद्यांश मतलब उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें, तो संदर्भ में लिख दीजिएगा यही कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हमारा लिख करके 2 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि लिख लीजिएगा रेखांकित अंश की का भावार्थ लिख दीजिएगा। हेडिंग क्या डालिएगा ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश का भावार्थ। तो इसमें लिखिएगा, हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है, जिसने मुसीबत के समय अपना इंसान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते हैं कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे भी किसी भी स्थिति में टालना नहीं जा सकता है। सारे संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती है। यह बात सत्य है। ममता कह रही है भगवान से कि इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ही तो है, जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। यदि हम उसके विरोध कुछ करते हैं तो हमारा ये उसके प्रति दुस्साहस होगा ही तो है।
वह अपने पिता को कहती है कि हे पिताजी, अपने आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया है, या भविष्य में विपत्ति आती है भी तो क्या भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते हैं। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता है। क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं है कि कल को भिखारी को भीख ना मिलेगी। यदि आपका यह सोचना है तो गलत है। ममता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। बस ये रेखांकित अंश की व्याख्या में इतना लिखते हैं जितना बताया ना, तो 2 नंबर कोई नहीं रख सकता, प्लस 4 नंबर ऐड कर देंगे इसमें। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरोध बताया गया। तो ये देखिए क्या लिखेगा, ममता इसमें लिख दीजिएगा कि ममता द्वारा ईश्वर की इच्छा के विरोध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता है। यदि विपत्ति आती है दुख ही यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर के निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगी। अपवित्र स्रोत कभी फलदायक नहीं होती है। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि यह ईश्वर से ही इच्छा के विरोध है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि यह विपत्ति का अवसर का काम आएगा, और इसी आयोजन को ममता के ईश्वर के इच्छा के विरोध बता रही है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। 6 नंबर यहाँ से भी आप लोगों का कंप्लीट करा दिए। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को सीख मिलती है कि ये जो हमारा दोनों कहाँ से लिया गया, मित्रता और ममता, यानी कि मित्रता और ममता सिर्फ 2 ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है गद्यांश में, बस इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा। इनका जीवन परिचय और इनका रचना पढ़ लीजिएगा, और ये पढ़ लीजिएगा, क्या कहते हैं, गद्यांश और गद्यांश पढ़ लीजिएगा, यानी कि ममता और मित्रता बस, और इसके आगे मत पढ़िएगा, ये कोई नहीं बताएंगे। देखिए हम आप लोगों को बता दिए, यही मॉडल पेपर में आया, यही पेपर में भी आएगा। ठीक, इसी से ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रश्न दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि 3 प्रश्न पद्यांश भी वैसे ही रहेंगे, 6 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा। तो पद्यांश क्या दिया गया, देखिए पद्यांश क्या दिया है, चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरी लिंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई। फिर अगला, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरे सुने गूंगे पुन बोले, ट्रंक चले सिर छत्र धराई, सूर स्वामी करुणाम तहि पाई, स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती ही पाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि इसका हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। ये सब सर्वप्रथम जान लीजिए कि ये कहाँ से लिया गया, ये आपका पद से लिया गया। इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक, इसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा, दूसरा प्रश्न 2 नंबर कंप्लीट हो गया। संदर्भ नहीं, संदर्भ अभी कहाँ बताएं, संदर्भ में लिख लीजिएगा क्या कि प्रस्तुत पद सूर द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है। बस इतना ही संदर्भ में लिखिए, बस इससे अधिक मत लिखिएगा। ठीक, फिर अगला क्या है हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें क्या लिखिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख लीजिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखिएगा कि क्या लिखिएगा कि मैं उस ईश्वर यानी कि भगवान श्री कृष्ण को, कोष्टक में कर लीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के, फिर बंद कर लीजिएगा कोष्टक के, कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। बस इतना ही लिखिएगा, इससे अधिक मत लिखिएगा। ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके कंप्लीट होता है। फिर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है ना, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्या है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। तो ये हमारा देखिए अथवा करके भी दिया गया आप लोगों का, देखिए अथवा करके इसमें भी दिया जाएगा पद्यांश में। क्या है कि सुनी सुंदर बेने सुदारस सने सयानी जानकी जानी भली तिरछे करे नैन तिन्ही। तो ये देखिए कहाँ से लिया गया है, ये वनपथ से लिया गया है। जब सीता जी जाती हैं तो ये वनपथ से आप लोगों का लिया गया है, ये वनपथ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसका संदर्भ वही लिख दीजिएगा जैसे बताएं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लीजिएगा। और इसमें अनुराग रंग अलंकार पूछा, तो ये वाला भी कर सकते हैं आप लोगों को। अगला चलिए बता देते हैं। देखिए
दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद में लिखिए। 5 नंबर है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। शुरू में कहे थे आप लोगों को सभी प्रश्नों का हल आप लोगों को बताएंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मतलब संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहला देखिए इसका संदर्भ पहले लिख लेना है, फिर इसका क्या लिखना है, ये इसका व्याख्या मतलब वो हिंदी अनुवाद कर देना है। ठीक, तो पहला देखिए क्या, पहला सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। तो ये देखिए कहाँ से लिया गया है, आप लोग को संदर्भ में बता देते हैं। संदर्भ में लिख लीजिएगा इसमें कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। संदर्भ लिख करके 2 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। 3 नंबर की बारी आएगी तो उसको भी कंप्लीट करा देंगे। देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में क्या है, हिंदी अनुवाद में लिखिएगा। हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, चलिए समझाते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषयच केंद्रम स्थलम अस्ति। तो यानी कि ऐसा नगरी क्या है कि यह नगरी यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत का संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक, इतना हो गया। इत एवं संस्कृते वयम पश्य संस्कृत चे आलोके सर्वत्र प्रसिद्ध। तो यानी कि इसका हिंदी क्या होगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। ठीक, फिर मुगल युवराज दारा सिकोह अगत्र भारतीय दर्शनम शास्त्रनम अध्ययनम अकरोत। यानी कि यहीं से, कहाँ से, यहीं भारत से, यानी कि मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। फिर आगे क्या है, अध्ययन किया था। फिर सतेशों ज्ञानेन तथा प्रभाविते अभवत यत्र तेन उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषायां करित। यानी कि यहाँ से क्या हुआ था, फिर इसके बाद फिर वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों को अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। देखिए ये वाला जो है हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। ये भारतीय आप लोगों का कहाँ से था, वाराणसी से था, तो इसका 5 नंबर हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। ठीक, फिर अथवा करके भी दिया गया है। देखिए अथवा करके दिया गया है कि मानव जीवन से संस्कृत संस्करण, यानी कि इसका अनुवाद भी बता देते हैं। देखिए इसका मतलब इसका वो लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, ये संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, इसके लेखक भारतीय संस्कृत का परिचय देने के पूर्व इसमें लेखक ने पूर्व संस्कृत का अर्थ बतलाया है। तो इसका अर्थ बता दें क्या, चलिए बता देते हैं इसका अर्थ। 2 मिनट में क्या हो जाएगा, देखिए इसका अर्थ बताते हैं, पर फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत, यानी कि मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृत कहलाता है। बस इतना हो गया। फिर आगे क्या है, अस्माकं पूर्वजों मानव जीवन से संस्कृत महत्तम परितन अकुर्वन्, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। फिर आगे क्या है, तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणं यान आचरणं विचारणं च आदर्शं ततत सर्वनम आस्मकं संस्कृतम। यानी कि फिर इसका आगे क्या है कि उन्होंने हमारे जीवन के संसार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। बस इतना ही लिखिएगा, छोटा से बस ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। आप लोग को अथवा वाला भी बता दिए हैं। और चौथे प्रश्न में आएगा वर्णनात्मक प्रश्न में कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो हिंदी अनुवाद करने की बात आ जाएगी तो उसको भी बता देंगे। संदर्भ यानी कि सेम प्रोसेस है, बस पद्यांश इसमें आ गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पहला क्या पूछा है, पहला जो है मानो हित्वा प्रियो भवत क्रोधो हित्वा न शोचत काम हित्वा वानम भवत लोभम हित्वा न सुखी भवत। तो यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, पता है क्या आप लोगों को? चलिए नहीं पता है तब भी आप लोगों को बता देते हैं और समझा देते हैं। मानो हित्वा वाला बात आ जाएगा तो इसको भी बता देंगे एंड समझा देंगे।
तो देखिए इसका क्या होगा, मानो हितवा, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, इसमें मतलब ये कहाँ से, इसका मतलब संस्कृत ये कहाँ से लिया गया है आप लोगों को बता दें, ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है। यानी कि इसका लिख दीजिएगा संदर्भ, वही लिख दीजिएगा क्या कि प्रस्तुत गरिममय श्लोक उपनिदेशक पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर प्रश्न पत्र के द्वारा माता पिता के महत्व बताया गया है। इसमें ये वाला देखिए, ये वाला हमारा हो गया, ये क्या संदर्भ हो गया। और हिंदी अनुवाद में क्या लिखेगा, मानो हित्वा पियो भवत हित क्रोध हित्वा ना सोचत, यानी कि मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। ये वाला हमारा हो गया। फिर क्या है, कामम हित्वम लभम न हित्वा सुखम, और क्योंकि और क्रोध को नहीं, और क्रोध को मानो क्या होता है, देखिए इतना ही लिख लिया, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को, ठीक, यही हमारा ये हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। इस बार छोटा सा था। और अथवा वाला क्या है, देखिए अथवा वाला भी बता देते हैं क्या है कि सर्वे भवंत सुख सर्वे, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो सर्वे भवंत वाला ये पहला चैप्टर से हम जानते हैं, वैसे तो लिया गया है। तो ये देखिए नहीं, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो इसमें संस्कृत उसमें लिख दीजिएगा क्या कहते हैं, संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो देखिए सर्वे भवंत सुखम सर्वे संतु निरामय, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों। फिर आगे क्या है कि सर्वे भद्राणि पश्यान म न कशिभ सुख भवत, यानी कि सुखम न भवत। तो देखिए ये सब कल्याण को देखें और कोई दुखी ना हो। तो ये हमारा ये था, मतलब संस्कृत का था। तो आगे का प्रश्न हमारा जो प्रोसेस है, देखिए क्या है कि 5वें नंबर पे क्या आएगा, 5वें प्रश्न पे कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का किसी एक प्रश्न का हमें देना है। यानी कि जो हमारे ज़िले में, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले में हमें पढ़ाया जाता है, जो पढ़ना हमें अनिवार्य है, उन्हीं का हमें सिर्फ अनुवाद देना है चूज करके, यानी कि चुन करके। और जिसमें से आप लोगों का 3 प्रश्न मिलेगा, एक प्रश्न का देखिए कितना मिलेगा। तो देखिए आप लोगों को सर्वप्रथम बताते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका तैयारी कर लेना, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए। और फिर ये यानी कि देखिए मुक्ति दूत कौन कौन से जिले में पढ़े जाते हैं। देखिए मुक्ति दूत जो पढ़े जाते हैं बस्ती जिले में पढ़े जाते हैं, आगरा में पढ़े जाते हैं, गाजीपुर में, फतेहपुर में, बाराबंकी में, उन्नाव जिले के लिए निर्धारित है ये मुक्ति दूत। फिर ठीक, तो ये हमारा हो गया मुक्ति दूत। फिर अगला हमारा क्या है, ज्योति जवाहर है, यानी कि ज्योति जवाहर कहाँ पढ़े जाते हैं। देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य कहाँ पढ़े जाते हैं। देखिए ये श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी का मतलब वो है खंड काव्य है। तो इसमें कहाँ पढ़े जाते हैं, पहला है कानपुर में, प्रतापगढ़ में, मिर्जापुर में, ललितपुर में और रामपुर में और गोंडा जिले, यानी कि इन सभी जिलों में पढ़े जाते हैं ज्योति जवाहर। फिर मेवाड़ मुकुट कहाँ पढ़े जाते हैं। देखिए मेवाड़ मुकुट की बात आ जाएगी तो इसको भी बता देंगे। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य कहाँ पढ़े जाते हैं। देखिए मेवाड़ मुकुट कहाँ पढ़े जाते हैं, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच के जिलों के लिए ये निर्धारित है, ठीक। फिर अगला हमारा क्या है, अग्र पूजा है ना, हाँ अग्र पूजा। देखिए अग्र पूजा खंड काव्य कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं। तो अग्र पूजा देखिए कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं। अग्र पूजा इलाहाबाद में पढ़े जाते हैं, आजमगढ़ में, मथुरा जिलों के लिए निर्धारित है, यानी कि इन सभी तीनों जिलों में ही पढ़े जाते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, जय सुभाष है। जय सुभाष खंड काव्य कहाँ पढ़े जाते हैं। जय सुभाष वाला भी देख लीजिए आप लोग। जय सुभाष ये विनोद चंद्र पांडे विनोद जी का ये है क्या है, खंड काव्य है। तो ये कहाँ पढ़े जाते हैं जय सुभाष, तो ये पढ़े जाते हैं लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा जिले और झांसी और हरदोई जिले के लिए निर्धारित है। इन सभी जिलों के लिए निर्धारित है, ठीक। और मृत्यु भूमि के लिए, मृत्यु भूमि कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं। तो देखिए मृत्यु भूमि ये गोरखपुर में पढ़े जाते हैं, जिले में पढ़े जाते हैं, मुरादाबाद जिले में पढ़े जाते हैं, शाहजहाँपुर में जिले में पढ़े, लखीमपुर खीरी में पढ़े जाते हैं, लखीमपुर में पढ़े जाते हैं, मैनपुरी में पढ़े जाते हैं, मुजफ्फरपुर जिले में पढ़े जाते हैं। इन सभी जिलों में पढ़े जाते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, कड़ है। कड़ क्या है, कड़ है, हाँ कड़ है। तो कड़ वाला भी बता देते हैं आप लोगों को। ये केदारनाथ मिश्र प्रभात जी का ये खंड काव्य है। तो ये कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं जानते हैं आप लोग, चलिए नहीं जानते हैं। ये पहला पढ़े जाते हैं अलीगढ़ जिले में पढ़े जाते हैं, फिर जौनपुर जिले में पढ़े जाते हैं, फिर बलिया जिले में पढ़े जाते हैं, फिर हमीरपुर जिले, फिर एटा जिले के लिए निर्धारित है, ठीक। ये हमारा होगा। फिर लास्ट वाला हमारा क्या आ जाता है, लास्ट सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्या है कि
करमवीर भरत है, करमवीर भरत है। ये कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं? मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली जनपदों यानी कि जिलों के लिए निर्धारित है। फिर अगला हमारा लास्ट वाला क्या है? तुमुल है, यानी कि तुमुल कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं? तुमुल जो पढ़े जाते हैं आप लोगों का वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बंदरई जिलों के लिए निर्धारित है। ये सब जो पढ़े जाते हैं कहाँ पढ़े जाते हैं? इन सभी जिलों। तो आप लोगों को खंड का बता दिए इस बेसिक में। देखिए आप लोगों को इतना विस्तार से बताएंगे नहीं, ये वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए ही हुआ है। तो फिर हमारा इस प्रकार से आप लोग उसका तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला 6 यानी कि प्रश्न 6 का दिए गए लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं का लिखना। 5 नंबर यानी कि देखिए सिर्फ गद्यांश में सिर्फ 2 लोगों का तैयार कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले, फिर जनशंकर प्रसाद, 2 ही का जीवन परिचय गद्यांश में याद करना है। आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ये तैयारी कर लीजिएगा। फिर अगला हमारा कवियों का, तो इसमें 2 लोगों का फिर लिखिएगा, सूरदास और तुलसीदास, ये ही दोनों लोगों का सिर्फ ज्ञात कर लीजिएगा और कुछ मत पढ़िएगा। कोई टीचर बताएंगे मत पढ़िएगा, हमारा बताया हुआ पेपर में लिख कर आइएगा, बस इतना तैयार कर लीजिएगा। रचना और उनका जीवन परिचय बस इतना लिखिएगा। आपने पाठ्य पुस्तक कथा से एक श्लोक लिखिए, तो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया तो ये वाला आप भी कर सकते हैं तैयारी करके, ठीक। फिर क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देगा नहीं, हम चारों बताएंगे, यानी कि 4 प्रश्न दिया गया, 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 1-1 नंबर का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृत मूल किम अस्त, यानी कि भारतीय संस्कृत मूल किम अस्त। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एका एवं अस्त इति भारतीय संस्कृतम मूलम अस्त, यही हमारा आंसर होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्व राजा का आसित, यानी कि पूर्व राजा का आसित, तो पूर्व राजा एका क्रमवीरा आसित, ये हमारा उत्तर होगा। चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा एका देशभक्ता एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसित, ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला वीर केन पूछते, वीर वीरन पूछते। चारों क्वेश्चन का हम आंसर आप लोगों को ज्ञात करा दिए हैं और इसमें आप लोगों का 2 ही लिखना है, आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा, हम चारों को ज्ञात करा दिए। कोई भी आएगा इसी में से आएगा, हम जानते हैं ना, इसी में से क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर आप लोगों का कंप्लीट होगा अगर ये वीडियो यहाँ तक देखेंगे तो आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि आप लोग का 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर आप लोगों को यहाँ से आएगा 9 नंबर का। तो देखिए इसमें क्या है, अगला जो हम इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें आप लोगों को जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी कि पर्यावरण को कैसे रोके जा सकते, पर्यावरण पर याद कर लीजिएगा, और आतंकवाद कारण एवं निवारण, फिर जनसंख्या लाभ हानि और फिर नारी शक्तिकरण, ये सब। यानी कि आप लोग सिर्फ 2 ही जीवन परिचय याद करके जाइएगा, पर्यावरण प्रदूषण, और कोई भी आएगा सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण पर लिखेगा। 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ये खुद पर आजमाया हुआ बात है, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण पर लिखते हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। पर्यावरण संरक्षण वाला तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर देखिए और फिर अगला हमारा आ जाएगा जो वो मतलब वो भी आ सकता है आप लोगों के पेपर में, क्या कहते हैं, पत्र भी आ सकते हैं, तो ये वाला भी आप लोगों को अपडेट होगा तो आप लोगों को बता देंगे। देखिए आप लोगों को इस प्रकार है प्रश्न, आप लोग अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा 2 नंबर यानी कि 2 नंबर 4 नंबर के 4 नंबर का है, अथवा आप लोगों का क्या आएगा कि अथवा उत्तर मध्य रेलवे एक शिकायती पत्र लिखने के लिए, जिसमें से टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। ये पत्र लिखने के लिए आएगा तो आप लोग इस पर लिख दीजिएगा, अगर आप लोग को पेपर में आता है तो बना करके लिखते हैं, 4 नंबर मिलेगा। लेकिन ये पर्यावरण है, तैयार कर लीजिएगा बस। और आप लोग कोरोना वायरस पर तैयार कर लीजिएगा बस, और चंद्रयान 3 पर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा आप लोगों को। तो ये वाला जो आप लोगों का ये था, आप लोगों को वीडियो भले ही लॉन्ग हो गया लेकिन आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ कक्षा 10 का विषय हिंदी मॉडल पेपर 2023-24 का पेपर संपूर्ण हल के साथ फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को समझा दिया एंड बता दिए हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी जान सके कि पेपर कैसा होगा, क्या क्या पेपर में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।